all about willingness and ability of the consumer to buy the particular product or service. Basically, what I mean is that willingness में दो चीजें आती हैं, एक want और need. यानी कि अगर कंज्यूमर को नीड है किसी चीज़ की या वांट है किसी चीज़ की या कोई चीज़ चाहता है वो खरीदना और उसके साथ वो एबिलिटी भी रखता है उस चीज़ को बाय करने की, तो ये तो दो चीज़ें जो होंगी वो कहते डिमांड को फॉर्म करेंगी। यानी कि डिमांड इन दो एलिमेंट की वजह से बनती है। यानी कि अगर इसमें सिर्फ एबिलिटी होगी और वो नहीं चाह रहा खरीदना कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करना, तो ये डिमांड नहीं होगी। या फिर अगर वो सिर्फ विलिंगनेस रखता है, उसके पास एबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट को बाय करने की, तो कहते हैं ये भी, इसको भी हम डिमांड कंसिडर नहीं करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम उस वक्त कहेंगे हाँ यार डिमांड है, इसमें इस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि उस वक्त कंज्यूमर जो होगा वो विलिंगनेस भी रखता है और एबिलिटी भी रखता है उस प्रोडक्ट को खरीदने या सर्विस को खरीदने की। फॉर डिमांड टू बी effective, कंज्यूमर मस्ट हैव सफिशिएंट इनकम टू बाय द प्रोडक्ट। यानी कि उसके पास इनफ पैसा होना चाहिए प्रोडक्ट को खरीदने का। डिमांड इन सिंपल वर्ड्स, इट रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एक्शंस, और कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर किस तरह चीज़ को खरीदा है, किस तरह डिमांड ज़्यादा कर रहा है प्रोडक्ट की कम कर रहा है डिमांड। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो उसका जो जो एक जो बहुत ज़रूरी, यानी कि जब भी हम डिमांड को डिस्कस करते हैं उसका एक बेसिक मकसद होता है, ये ज़रूरी मकसद होता है उसका रिलेशनशिप प्राइस के साथ, तो जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड कि हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ बढ़े, आप just for the knowledge purpose, there are two types of relationship in economics which are known as positive relationship and negative relationship. The first diagram on the screen is representing negative relationship and the other one is representing positive relationship. So अब जैसा कि आप उन दोनों डायग्राम्स की कहते हैं एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसे ये दो डायग्राम्स मैंने आपको जैसे अभी पहले दिखाई हैं, अब ये उनकी एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन को तो मद्देनजर रखते हैं। क्या स्टेट कर रहे हैं वो इस वक्त कि जैसे नेगेटिव या डाउनवर्ड रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। फर्स्ट डायग्राम का, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के जो पहली डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इससे नेगेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो रहा है बिटवीन दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि वाई एक्सिस में कोई भी चेंज आएगा उसका इम्पैक्ट कहते हैं एक्स एक्सिस में पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंक्रीज होता है वाई एक्सिस में, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो एक्स एक्सिस पर वो ये होगा कि वो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को कम कर देगा। सही है। और इसी तरह का दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर आपकी डिक्रीज होता है वाई एक्सिस में, तो कहते हैं एक्स एक्सिस पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। Now moving ahead, now we will be discussing the second diagram, which is upward sloping. This one, it is upward sloping. So basically, we will call it a direct relationship or positive relationship between y-axis and x-axis. सो अगर यहाँ पे वाई एक्सिस में डिक्रीज होगा तो कहते हैं एक्स एक्सिस में भी डिक्रीज होगा, अगर वाई एक्सिस में इंक्रीज होगा तो एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज होगा आपका। यानी कि दोनों केसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड।
which states that there is a negative relationship between price and quantity demand. It means whenever the price increases, quantity demand will contract, and whenever the price decreases, quantity demand will extend. A contract and extend are appropriate words we used for quantity demand. Means whenever the quantity demand increases, we will say that quantity demand extend, and whenever the quantity demand decreases, we will say quantity demand contracts. It is known as movement along the curve, where we apply a basic concept of ceteris paribus, which is keeping all other factors constant. Means we can discuss only one factor at a time. For example, price is a factor of uh, a demand, while income and advertising are the other factors of demand. So ceteris paribus states that whenever we are discussing price effect on demand, we cannot discuss income effect and advertising effect at the same time. यानी कि अगर आप प्राइस अफेक्ट आप डिस्कस कर रहे हो डिमांड डिमांड के ऊपर, तो आप इनकम उस वक्त यानी कि आप उस वक्त इनकम अफेक्ट और एडवर्टाइजिंग का अफेक्ट डिमांड पे एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ प्राइस का अफेक्ट ही आप उस वक्त डिस्कस करोगे. सो प्राइस इफेक्ट को हम ऐसे कह सकते हैं कि मूवमेंट अलोंग द कर्व ही, यानी कि प्राइस जब डिक्रीज होती है उससे क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है. As you can see the diagram on the screen, it is straight movement along the curve where quantity is dependent variable and price is dependent variable. It shows the movement along the curve, and other than that, the other factors of demand which we can say are income and advertising, etc., cause the uh, cause the shift uh, in demand curves, just like you see on the screen on the demand. So जब हम प्राइस फैक्टर की बात करते हैं तो उसकी वजह से मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है. whenever we say that there is a price effect on demand, we meant to say movement along the curve, यानी कि उससे शिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा. जबकि जब हम ये कहेंगे कि हमारा कहते हैं, जब भी हम ये कहेंगे कि आप अदर फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हो, जस्ट लाइक वी कैन से इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से शिफ्ट आएगा. यानी कि अगर हम प्राइस फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइस को ही हम यानी कि मूवमेंट अलोंग द कर्व को ही डिस्कस करेंगे, दूसरे फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इनकम और एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा. यानी कि प्राइस फैक्टर को यूज करें तो प्राइस फैक्टर ही सिर्फ हम एट अ टाइम कहते हैं एंटरटेन करेंगे या एट अ टाइम डिस्कस करेंगे. सही है. और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये पैराग्राफ देखें तो इसमें जो आखिरी एग्जांपल लिखी है कि as price falls, a person switches away from rival product is consistent with an individual demand curve that slows down from left to right. It means to say that, for example, there are two products, X and Y. सही है. If a price of Y decreases and the customer who was consuming the product X will now shift to product Y due to a decrease in the price of product Y. Just like as law of demand states. For example, as you can see on the diagram, that
For example, just consider that this is the diagram of product Y. So we consider it that price decreases from P to P1, and the quantity demand of Y increases to Q2. So it means the quantity demand of uh, product Y extended. uh, सो यानी कि अगर प्राइस गिरती है वाई एक्सिस की तो ये क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई को एक्सटेंड कर देगी। और जबकि जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस वो shift it they call it shift in demand curve, just like you can see in diagram 2 on the screen कि अगर अगर ये आपका कहते हैं लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है और राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है डिमांड कर्व अदर ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्राइस जो कि प्राइस को इंक्लूड नहीं करते, प्राइस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते। यानी प्राइस फैक्टर को हम अलग कंसिडर करेंगे, यानी कि प्राइस फैक्टर की एक अलग कैटेगरी है और अदर फैक्टर्स की एक कैटेगरी है। यानी कि अदर फैक्टर्स को डिमांड के कर्व में शिफ्ट कॉज करेंगे, और अगर प्राइस फैक्टर की हम बात करें तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व करेगा, जस्ट लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम ऑन द स्क्रीन। It is ceteris paribus rather than ceteris paribus, as I was pronouncing it wrong in the whole video.